अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम वेक्टर एनालिसिस को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा। तो इसके तमाम चैप्टर्स को अब हम कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर बेसिक डेफिनेशंस हैं वेक्टर से रिलेटेड और वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर्स हैं क्या चीज़। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं कि स्केलर्स क्या हैं। स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। यानी कि अगर आप लोग किसी क्वांटिटी को जस्ट उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं तो फिर उस टाइप की क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं कि दोज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज, जिसके अंदर मास है, लेंथ है, टाइम है, डेंसिटी है, एनर्जी है, वर्क है, टेम्परेचर है और चार्ज है। और स्केलर्स को उसने कहा है कि एडिड सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा, कि इनके ऊपर सिंपल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं अलजेब्रिक रूल्स वो अप्लाई होते हैं। जबकि वेक्टर्स वेक्टर्स को ऐड किया जाता है वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स से। तो वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज डायरेक्शन मौजूद होती है कि vectors are physical quantities which are described completely by its magnitude, unit and direction। तो इसमें कौन सी चीजें आ जाती हैं? फोर्स है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि स्केलर और वेक्टर से रिलेटेड हैं। जब भी किसी क्वांटिटी को विदाउट इट्स डायरेक्शन कंप्लीटली एलेबोरेट ना किया जा सके, बताया ना जा सके, तो हमें पता चल जाएगा कि दोज क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। उसके बाद वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टू डिफरेंट वेज हैं और वो क्या हैं कि हम इसको अलजेब्रैकली और दूसरा जो है यानी कि आप लोग इसको सिंबॉलिकली और ग्राफिकली दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आप इसको लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेटर से जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है ना इनको, तो याद रखिएगा वो बोल्ड लेटर्स होते हैं। वो थोड़े से आप लोग देखेंगे तो उनको जो है ना हाईलाइटेड किया हुआ होगा, बोल्ड किया हुआ होगा। और या फिर अगर बोल्ड नहीं किया हुआ तो फिर बुक्स में आम रूटीन में बोल्ड के साथ लिखा होता है। अगर बोल्ड नहीं किया हुआ तो फिर उनके ऊपर या नीचे बार, ये देखिए यहाँ पे बार लगाई और आगे एरो लगाया है। तो कहीं पे आप लोगों को एरो लगा हुआ भी नजर आ सकता है, बार लगी हुई भी नजर आ सकती है, और वो बार ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। तो ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये तो होगी इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि सिंबॉलिकली किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद इसी की एक और रिप्रेजेंटेशन भी है जिसको हम कहते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि हम ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें होता यह है कि जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है वहां इसकी टिप होती, जो जिसे कह लें कि आप लोगों के पास स्टार्टिंग पॉइंट वहां से होता है जहां पे इसका वेक्टर स्टार्ट हुआ है, इसको टेल भी आप कह सकते हैं। और ये इसको उसका हेड या फिर यूं कह लें कि टिप कहा जाता है। और एरो का ये जो साइन है, एरो का साइन, अगर ये ए से बी की तरफ वेक्टर है और ए से बी तक पहुंचे हैं तो स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक आप लोग लाइन लगा देंगे और एरो की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी कि किस डायरेक्शन में वेक्टर मूव कर रहा है। और जरूरी नहीं कि आप 1 मीटर ट्रेवल करें तो पेज के ऊपर 1 मीटर का ही वेक्टर ड्रा करेंगे। ये आर्बिट्रेरी स्केल लिया जा सकता है कि आप लोग 1 मीटर को यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम ग्राफ्स बनाने के लिए करते हैं। तो आर्बिट्रेरी स्केल चूज करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद क्या है जी हमारे पास पोजीशन वेक्टर। वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन एंड हुज टर्मिनल पॉइंट इज पी। स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक, लेट सपोज ओ से पी तक कोई एक वेक्टर था, तो इसको क्या कहा जाता है, यानी कि ओरिजिन के हिसाब से किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहा कहते हैं। और रिटन एज ओ पी, इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रा करना चाहूँ तो कुछ ऐसे ड्रा कर पाऊंगा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लूंगा कोई सी दो, ठीक है ना। और फिर क्या करूंगा,
फिर ओरिजिन से किसी पॉइंट P तक, यहाँ पर जो है ना ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट P है। तो OP वेक्टर को ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ओरिजिन से पॉइंट P तक, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है ना जी? ओके। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन अ 2 और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 2D के अंदर जो होता है, अब याद रखिएगा ये 2D के अंदर जो पॉइंट रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने बाय चांस 2D में रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था। तो P जो है इसके कोई से दो ना कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोई से दो कोऑर्डिनेट से क्या मुराद है कि एक्स डायमेंशन में इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा और वाई डायमेंशन में इसका कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, और वेक्टर की फॉर्म में जब ओपी को लिखेंगे तो वो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे, के एक्स डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर है, वाई डायरेक्शन में जे यूनिट वेक्टर होता है। तो एक्स कंपोनेंट एक्स है और वाई कंपोनेंट स्मॉल वाई है। तो इसको ऐसे लिखते हैं। 3 डायमेंशन में जनरल जो पॉइंट होता है वो किस तरह लिखा जाता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो ये होगी बात, हमने इसको यहाँ तक देख लिया। वेल, मैग्नीट्यूड, उसके बाद मैग्नीट्यूड जब वेक्टर्स की हम ले रहे होते हैं तो हमने क्या करना है, उनकी बेसिकली ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वेक्टर की। और वेक्टर चूंकि डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकते हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड लेना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे ली जाती है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर। उसके बाद नल और जीरो वेक्टर है। नल और जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास जीरो आ जाए। यूनिट वेक्टर बेसिकली किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और उसको किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप, ये जो साइन आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज कैप और हैट, ये जो सिंबल होता है, तो कैप या हैट के जरिए कहते हैं कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आई जे के वेल नोन यूनिट वेक्टर्स हैं। आई जो है हमारे पास एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, जे जो है वो वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, और के जो है वो जी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। अगर कोई भी वेक्टर ए हो तो ए का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पर, यानी कि किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करने से हमारे पास क्या चीज आ जाती है, अ, उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है जी डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस में यही होता है कि आप लोग किसी भी वेक्टर को, ए वेक्टर था, इसको जब इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे ए मॉड पे, तो एक्स कंपोनेंट भी ए मॉड पे डिवाइड होगा, वाई कंपोनेंट भी ए मॉड पे डिवाइड होगा, जी कंपोनेंट भी ए मॉड पे डिवाइड होगा। तो जब आप लोग यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं तो यूनिट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होता है, यानी कि ए एक्स ओवर ए मॉड, या यूं कह लें कि हर कंपोनेंट को उसकी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देंगे तो वो उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है। ये डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस है, ये डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस है, ये डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जी एक्सिस है। यानी कि जो अल्फा बीटा और गैमा क्या है, अल्फा बीटा गैमा बेसिकली एंगल हैं इसी वेक्टर के ओपी के। लेट्स सपोज अगर 3 डायमेंशन में होता तो ओपी के अगर एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जी एक्सिस के साथ अगर गैमा बन रहा है, तो फिर हमारे पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की ये वैल्यूज होंगी। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन क्या है, अ प्रोसेस इन विच टू और मोर वेक्टर्स कैन बी एडिड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। कि दो वेक्टर्स को एज सिंगल वेक्टर की फॉर्म में आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको वेक्टर एडिशन कहते हैं। और वेक्टर एडिशन हम कह रहे हैं कि ज्यादातर हेड टू टेल रूल यूज करते हैं। उसके बाद है जी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर। इट इज द सम ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि आप लोग अगर वेक्टर एडिशन, वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई करें तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने से जो आंसर आता है दैट इज नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दोज वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, किसी भी वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, ये है जो अब मैंने एग्जांपल आप लोगों को दी थी, उसमें अगर मैं देखूं ये इस ओपी को यहाँ से यहाँ तक एक ये एक कंपोनेंट बन रहा है और एक कंपोनेंट ये बन रहा है, तो ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। तो वो कंपोनेंट जो किसी भी वेक्टर के
कंपोनेंट्स हों और एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों या एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हों, तो इनको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोई से दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर से मुराद बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक ही लाइन पर, यानी कि हमारे पास एक दूसरे का मल्टीपल हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये वेक्टर ए है तो इसी तरीके से टू ए वेक्टर भी यहीं कहीं होगा, वो जस्ट सेम वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा लेकिन जस्ट मल्टीपल होगा। तो इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, हाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लैम्डा अगर पॉजिटिव है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। और अगर लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि सेम वेक्टर है लेकिन मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ है वही वेक्टर उसी डायरेक्शन में, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ बल्कि -2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो वही वेक्टर आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो जब भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है ये, तो इसी डायरेक्शन में 2a वेक्टर बनेगा ये, लेकिन -2a वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा तो उसी डायरेक्शन में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको तो पैरेलल वेक्टर कहते हैं जो सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद बना है, और जो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद बना है उसको एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। और दूसरी बात, अगर लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो, लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर ए और बी आपस में क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। जीरो वेक्टर होगा बेसिकली यहाँ पर ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और बी इज इक्वल टू बी। यहाँ पर लैम्डा चूंकि मल्टीपल है तो दोनों वेक्टर्स सेम होंगे। फ्री वेक्टर्स, a vector whose position is not fixed in the space is called free vector। जिस वेक्टर की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं होती उसको फ्री वेक्टर कहते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है कि कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं कहीं पे भी एंड कर सकते हैं लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। जबकि वो वेक्टर जिसकी पोजीशन जो है वो हमारे पास फिक्स्ड होती है, जिसको किसी जगह पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो इसको हम लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। और तो हमारे पास एक फिक्स पोजीशन वाला है, एक जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। तो जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं है वो फ्री वेक्टर है, जिसकी पोजीशन फिक्स है दैट इज लोकलाइज्ड वेक्टर। और दोनों के एग्जांपल भी दे रखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास फिक्स वेक्टर है जो फ्री वेक्टर है, जबकि फोर्स एंड मोमेंटम जो है ये हमारे पास लोकलाइज्ड वेक्टर है। नेक्स्ट वी हैव पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में क्या है, इफ टू आर मोर देन टू वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। ए और बी है तो दोनों एक दूसरे का पैरेलल होंगे अगर उनके जो कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई और जी कंपोनेंट, उन दोनों के दरमियान जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज हैं वो क्या हो, सेम हो, तो इसको हम कहते हैं कि दे आर पैरेलल वेक्टर्स। ओके, उसके बाद हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स वो होते हैं जो हमारे पास एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हों। और यहाँ पर परपेंडिकुलर वेक्टर से क्या मुराद है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो। जैसे कि देखें, एक्स कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाया a1 b1, वाई कंपोनेंट को a2 b2 और a3 b3, इसी तरीके से z कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, जो इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स की कंडीशन है। ओके जी, इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो हैं कि if a and b are two vectors then a plus b is equal to b plus a is called commutative property। ये जो रियल नंबर्स के लिए हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि दो नंबर्स को आपस में ऐड करते हुए उनका ऑर्डर चेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसे ही कोई से तीन नंबर्स के लिए आप लोग अपनी मर्जी के कोई से दो नंबर ए बी और सी हैं, ए और बी को पहले ऐड कर लें फिर सी को ऐड कर लें, या बी और सी को पहले ऐड करने के बाद फिर ए को ऐड कर लें, तो दोनों का आंसर सेम आता है। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और अगर कोई से दो स्केलर लैम्डा प्लस म्यू है
तो लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा आना चाहिए था कि लैम्डा ए प्लस म्यू ए, तो वो स्केलर अलग अलग आपस में ऐड हो रहे हो और किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो, तो वेक्टर दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। या एक स्केलर कोई से दो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर वो स्केलर दोनों वेक्टर्स के साथ सेपरेटेडली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब हमारे पास है एक थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम क्या है जी, इफ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स गिवन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन any vector r can be expressed uniquely as a linear combination of a and b। यानी कि यूं कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई से तीन वेक्टर जो कि नॉन कोप्लेनर हैं, तो किसी भी वेक्टर को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। या इन सिंपल वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि अगर कोई से तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर फोर्सेस में हैं, तो उन सबको आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ डिनोट किया जा सकता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे वेक्टर्स ले रहे हैं, कोई से तीन वेक्टर ले लेते हैं, ओ ए, ओ बी और ओ सी। उसमें जो ओ ए वेक्टर है वो ये वाला है हमारे पास, और ओ बी वेक्टर जो है वो लेट्स सपोज ये वाला है, और ओ सी वेक्टर हमारे पास ये वाला वेक्टर है। ओके, अब क्या करेंगे हम, ओ ए और ओ बी को जब वाई वेक्टर एडिशन ऐड करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, ओ ए को और ओ बी को, तो ओ ए के बाद ओ बी को कहाँ रखूंगा, ओ बी को इसके पैरेलल यहाँ पर राइट कर लूंगा। यानी कि जो ओ एल था और ओ एम था, उसको अब मैंने ओ एल प्लस एल क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो ओ क्यू वेक्टर बन गया है। क्या बन गया है, ओ क्यू। तो यहाँ पे देखते हैं, उसने ओ क्यू तक पहले लेके चलते हैं। ये देखें, ये जो वेक्टर था अब हमारे पास ओ क्यू वेक्टर जो है वो बन चुका हुआ है, ओ एल और एल क्यू की फॉर्म में, क्योंकि मैंने ए और ओ बी को ऐड कर दिया। अब ये जो वेक्टर ओ क्यू बन गया है, अब ओ क्यू के साथ ओ पी मैं क्या करता हूं, ओ क्यू के साथ यहां पर ओ पी वेक्टर ड्रा कर लेता हूं। तो अब ये वेक्टर ओ क्यू बन गया था उन दोनों का सम। तो अब जब क्यू पी किया, तो ये वेक्टर इसको उसने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये देखें, ओ एल, ओ एम और ओ एन को जब मैं पहले ओ एल और एल क्यू को आपस में ऐड किया, फिर इन दोनों का आंसर ओ क्यू आ गया। तो फिर ओ क्यू के अंदर क्यू पी को जब ऐड किया, तो ओ पी वैक्टर आ गया है जो कि आर है। तो आर वेक्टर को हमने एज अ एक्स प्लस वाई प्लस जी की फॉर्म में लिख लिया है। ये साथ में जो ए बी और सी नजर आ रहा है आप लोगों को, इसकी बजाय हम क्या लिख सकते हैं, आई जे के लिख सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि एक्स वाई और जी कंपोनेंट की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होते हैं इन जनरल एक्स वाई और आई जे और के यूज किए जाते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग इसकी जगह पे आई जे और के यूज कर लें। उसके बाद उसने ये कहा था कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर। तो इस थ्योरम के अंदर ना सिर्फ ये इस टाइप का वेक्टर एग्जिस्ट करता है कि आप लोग तीन वेक्टर्स को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लेके एक सिंगल वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर एडिशन का ही है बेसिकली फार्मूला वैसे तो। तो यहाँ पर यूनिकनेस के लिए हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि नहीं, इस कॉन्ट्राडिक्शन से ले लेते हैं कि लेट सपोज इसके अलावा भी कोई और इसका जो है वे एग्जिस्ट करता है, किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो हम ले लेते हैं एक और आर, जिसमें एक्स वाई और जी नहीं है, बल्कि एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी प्राइम है। तो अब ये भी आर है, और इससे पहले की जो रिप्रेजेंटेशन आपने देखी वो भी आर है। तो इन दोनों आर को, वन और टू को हम क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू जीरो के इक्वल है, और कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल आ जाए, नल वेक्टर के इक्वल आ जाए, तो याद रखिएगा उसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो होता है, वाई कंपोनेंट भी जीरो होता है, और जी कंपोनेंट। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स एक्स प्राइम, वाई वाई प्राइम और जी जी प्राइम सेम होंगे। इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स दरअसल सेम ही हैं, दोनों वेक्टर्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम है जी, फाइंड द पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ अ पॉइंट which divides the joining of two given points whose position vectors are a and b in the given ratio। लैम्डा रेशो म्यू है बेसिकली ना, यहाँ पे लैम्डा मिसिंग है। तो हमने एक पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की फाइंड आउट करनी है, जो कि दो पॉइंट्स को लैम्डा रेशो म्यू में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है।
तो पहले मैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेता हूँ कि ये ओ ए वेक्टर है, एक ओ बी वेक्टर है, उसमें ये वेक्टर आर है जो लैम्डा और म्यू रेशो के अंदर इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम इसका पोजीशन वेक्टर देखते हैं। तो देखें ए पी और पी बी जो है लैम्डा रेशो म्यू है, यहाँ पे लैम्डा फिर मिसिंग है, ये लैम्डा रेशो म्यू है बेटे। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ रेशो को, हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए पी ओवर पी बी, ये देखे ना यहाँ पे ये ए पी है और ये पी बी है, तो लैम्डा रेशो म्यू में डिवाइड कर रहा है आर वेक्टर इसको। तो ए पी ओवर पी बी को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ओवर म्यू। तो म्यू को उधर मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा को इधर मल्टीप्लाई कर दें पी बी के साथ। तो ए पी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस, ऑब्वियसली ए पी को हम कैसे लिखते हैं, ओ पी माइनस ओ ए, यानी कि पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। पोजिशन वेक्टर ऑफ पी क्या है, ओ पी क्या है आर, ओ ए क्या है ए। इसी तरह पी बी में बी माइनस आर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रिलेशन आ जाएगा, और हम उसको सिंप्लीफाई करते करते आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये वो आर है, ये उस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है जो कोई से दो वेक्टर्स को लैम्डा रेशो म्यू में डिवाइड करता है। तो अगर कोई वेक्टर लैम्डा रेशो म्यू में डिवाइड कर रहा हो तो फिर उसके लिए जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो इस टाइप का बने। उसका एक केस है कि लैम्डा और म्यू अगर दोनों सेम रेशोज हैं, सेम रेशोज का मतलब है कि मिड पॉइंट हो, कि जितना एक तरफ है उतना ही दूसरी तरफ है, तो फिर क्या होगा, फिर आर किसके कुल आ जाएगा। तो लैम्डा और म्यू दोनों सेम है, तो इधर से लैम्डा इधर लैम्डा, दोनों लैम्डा लिख के लैम्डा कॉमन ले लें, और नीचे भी लैम्डा प्लस लैम्डा हो जाएगा तो 2 लैम्डा, तो लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। या सादा सी बात है कि लैम्डा या म्यू दोनों में से किसी एक की वैल्यू पुट कर लें, जहां जहां लैम्डा वहां पे म्यू पुट कर लें, या जहां जहां म्यू है वहां पे लैम्डा पुट कर लें। तो दोनों केसेस में आपके पास आर की जो वैल्यू आएगी ए प्लस बी ओवर 2 आ जाएगी, जो कि मिड पॉइंट का फार्मूला भी है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल 1, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स 3i plus 7j minus 4k और i minus 5j minus 8k and 6i minus 2j plus 12k. Also calculate the magnitude and direction cosines of each. तो यहाँ पर कोई से 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। आपने पहली बात तो ये है कि इन तीनों का जो सम है वो फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने का मतलब है आपने वो आर या रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है जो इन तीनों का सम हो, ए प्लस बी प्लस सी मालूम करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी है, तो तीनों वेक्टर्स को लिखेंगे और आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये उनका सम आ गया है। फिर मैग्नीट्यूड की जब बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड में ये होगा कि ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और सी मैग्नीट्यूड जब फाइंड आउट करेंगे तो उनके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लेंगे और सारी वैल्यूज का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास उनकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो हमने ये कहा था कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए उसके एक्स, वाई और जी कंपोनेंट को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। तो वेक्टर ए के जो कंपोनेंट थे वो 3, 7 और -4 थे, और इसका ए की जो मैग्नीट्यूड आई है वो 74 स्क्वायर रूट आई है। तो हर कंपोनेंट को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। अच्छा, अब जब आप लोग मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके लिखते हैं ना डायरेक्शन कोसाइन के लिए, तो तब यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब हमने इसके साथ आई जे के नहीं लिखना, इसका हर हर पार्ट जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है। पहले वाला कंपोनेंट डायरेक्ट कॉज अल्फा है, दूसरे वाला जो है सेकंड डायरेक्शन कोसाइन यानी कि कॉज बीटा है, तीसरे वाला जो है वो थर्ड डायरेक्शन कोसाइन यानी कि कॉज गैमा है। तो ये तीनों वेक्टर्स के लिए ऐसे ही फाइंड आउट किए हैं हमने। फाइंड द वैल्यू ऑफ m if the vectors 5i plus 4j minus 3k and 2i plus 2j minus mk have the same directions. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपने m की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो अब डायरेक्शन से रिलेटेड हमारे पास चीज क्या है, डायरेक्शन से रिलेटेड हमारे पास है डायरेक्ट यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के यूनिट वेक्टर सेम होंगे। तो मैं दोनों के क्या बना लेता हूं, यूनिट वेक्टर्स लिख लेता हूं और दोनों के यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करके उनको आपस में इक्वेट कर देता हूं। तो देखें ए ओवर ए मैग्नीट्यूड, ये ए मैग्नीट्यूड को साइडों पे मार लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या किया हमने, जो
बगैर किसी मॉड के लिखा हुआ है तो ये भी मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास। इनको सिंप्लीफाई करते जाएंगे टिल दैट कि हम m की वैल्यू ना फाइंड आउट कर लें। अच्छा अब देखिए बाकी दो सारी चीजें यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास i j और k कंपोनेंट्स आए हैं, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ k, उसने कहा है कि k कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। तो k के कोफिशिएंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पर 3 ओवर 50 स्क्वायर रूट है, यहाँ पर m ओवर 8 प्लस m स्क्वायर है, तो उसको सिंप्लीफाई किया है हमने, तो m की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। एक प्लस में आ गई है, यानी कि किसी एक कंपोनेंट को आप लोग कंपेयर कर लेंगे तो m के लिए वैल्यूज आप लोगों के पास आ जाएंगे। The unit vectors I, J, K are represented by three edges OA, OB and OC of a unit cube. Write down the expression for the vector represented by diagonals of the cube. Find the length of the direction cosine and these diagonals also. अच्छा आई जे के और यूनिट वेक्टर्स हैं ओ ए ओ बी ओ सी, अब जो है ना आई जे के हैं। ओ ए ये जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है ओ ए क्या है? आई वेक्टर। तो आई वेक्टर क्या होता है? आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। तो जो आई वेक्टर है उसके लिए जो कंपोनेंट्स लिखूंगा ना 1 0 0 लिखूंगा। अच्छा ओ बी जो है वो जे वेक्टर है, तो ओ बी को जे वेक्टर को कैसे लिखते हैं? 0 i प्लस 1 j प्लस 0 के, तो इस वजह से 0 1 0 लिखा है। इसी तरह ओ सी जो है वो के कंपोनेंट। अच्छा जो इनके एंटी ए है तो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है ना ए प्राइम होगा। ए प्राइम यहाँ पर जो है ए यहाँ पर एक्स कंपोनेंट में, तो दूसरा सिर्फ एक्स वैल्यू नहीं होगी, वाई और जी मौजूद होगा बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे। ओके ये हमारे पास जो अपोजिट डायरेक्शन में इसका जो कॉर्नर बनेगा, अगर यहाँ पर 1 0 0 है तो इसमें एक्स कंपोनेंट है, तो अपोजिट कॉर्नर में सिर्फ एक्स नहीं होगा, वाई और जी कंपोनेंट होंगे। यहाँ पे सिर्फ वाई कंपोनेंट है तो उसके अपोजिट साइड पे जो हमारे पास है सिर्फ एक्स और जी कंपोनेंट हो गए, वाई कंपोनेंट नहीं होगा। सिमिलरली सी प्राइम। अब जो हमारे पास डायगोनल्स हैं वो कौन से बन रहे हैं? ए और ए प्राइम, क्योंकि अपोजिट कॉर्नर को जाके वो स्ट्राइक करेगा। ए प्राइम बी बी प्राइम और सी सी प्राइम। तो ए प्राइम बी बी प्राइम और सी सी प्राइम के वैल्यू कैसे मालूम होगी? ओ ए प्राइम माइनस ओ ए, यानी कि ए प्राइम का पोजिशन वेक्टर माइनस ए का पोजिशन वेक्टर, उनको माइनस करके ये उन तीनों के वेक्टर्स की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर ली। उसके बाद इनकी मैग्नीट्यूड जब फाइंड आउट करनी है, तो हर एक के अंदर चूंकि एक्स वाई और जी कंपोनेंट है, नेगेटिव भी है, तो जब उनका स्केयर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो सारे का स्केयर रूट जब लेंगे तो 3 स्केयर रूट आ जाएगा। फिर इनकी जो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो हर एक की आप लोगों के पास वेक्टर मौजूद है, एक्स और वाई और जी कंपोनेंट पड़े हैं, मैग्नीट्यूड आ गई है, तो हर एक्स वाई और जी कंपोनेंट को उनकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो ये डायगोनल्स आ गए हैं, डायगोनल्स के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। गिवन द वेक्टर्स ए वेक्टर गिवन है 3i माइनस 2j प्लस 4k और b गिवन है 2i प्लस j प्लस 3k। इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है और डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करना है। तो आप अगर वेक्टर पढ़े हो तो a माइनस बी पहले आपने वेक्टर निकालना है, a में से b को माइनस करके जो वेक्टर आ गया है उसकी मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? x और y और z कंपोनेंट का स्केयर लेके तमाम वैल्यूज का स्केयर रूट ले लेंगे। और डायरेक्शन को साइंस जब निकालने हैं तो आप लोगों ने हर वेक्टर के जो कंपोनेंट है उसको उसकी मैग्नीट्यूड पे क्या कर देना है? वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है। तो सेम प्रोसीजर जो है वो बी पार्ट के लिए हम यूज कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। प्रूव दैट द पॉइंट्स माइनस 2a प्लस 3b प्लस 5c एंड a प्लस 2b प्लस 2c एंड 7a माइनस c आर कोलिनियर, के तीनों वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो ए बी हमारे पास कोई एक वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हम उसको लिख सकते हैं। अब देखें कोलिनियर के अंदर जो हमें कोलिनियर की प्रॉपर्टीज थी उसकी तरफ जाना पड़ेगा। हम पहले ए बी ए सी और ए डी फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा ए बी और ए सी पहले फाइंड आउट कर लिए हैं। ए बी और ए सी जो दो वेक्टर्स आ गए हैं, अब अगर एक वेक्टर को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में, यानी कि यूं कह लें कि एक दूसरे के इस फॉर्म में a प्लस ए इज इक्वल टू लैम्डा बी जैसे हम लिखते थे, इस तरीके से लिख सकें, या एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल हो तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और यूं कह सकते हैं कि वो 3 टाइम्स है और ये दो तीनों क्या है हमारे पास? कोलिनियर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड 2i प्लस j माइनस 2k और माइनस 3 ओवर 5i माइनस 4 ओवर 5j प्लस 6k।
तो हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का प्रोसीजर ये होता है कि हम एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे और तमाम का स्क्वायर रूट ले लेंगे। बस मैग्नीट्यूड इनकी चूंकि हमने फाइंड आउट करनी है तो मैग्नीट्यूड बड़ा ही सिंपल है। ये क्योंकि क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, तो इस वजह से बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ए बी एंड सी है, ए बी फाइंड आउट करना है तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को यानी कि माइनस कर देंगे, तो बी के पोजीशन वेक्टर में से इसको आप लोग वैसे ना पोजीशन वेक्टर ऑफ बी के बजाय ओ बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को ओ बी और ओ ए से डिनोट करते रहे हैं। तो इसी तरीके से हम चार जितने भी ये वेक्टर्स दिए हुए हैं इनके हम जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट हमने ए बी और बी सी दोनों को ऐड करके सी ए के इक्वल प्रूव करना है, तो वो वेक्टर एडिशन होगी सिंपल, क्योंकि हम ए बी और बी सी निकाल सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए के जरिए और बी सी निकाल सकते हैं ओ सी माइनस ओ बी के जरिए। तो जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मेरे पास ए सी आ जाएगा। R1 R2 R3 है, मैग्नीट्यूड निकालनी है। अच्छा, जिस भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है अगर वो पहले से सिंगल वेक्टर है तो आपने एक्स वाई और जी कंपोनेंट का स्केयर लेके ओवरऑल स्केयर रूट ले लेना है। लेकिन अगर वो सम ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स है यानी कि अकेला वेक्टर नहीं है वो पहले से, तो हमने फिर क्या करना है, फिर उन वेक्टर्स को पहले हम ऐड कर लेंगे और वेक्टर्स को ऐड करने के बाद फिर उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी कि हम एक्स कंपोनेंट का स्केयर ले लेंगे, वाई कंपोनेंट का स्केयर ले लेंगे और जी कंपोनेंट का स्केयर ले लेंगे। ऐसे ही ये 2R1 माइनस 3R2 माइनस 5R3 है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, R1 वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, फिर R2 वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, R2 को, फिर R3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सारे वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी सिंबल है दरमियान में वो अप्लाई करने के बाद एक वेक्टर आएगा R, फिर उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट का स्क्वायर रूट लेने के बाद। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ R1 R2 एंड R3 ये तीन वेक्टर दे रखे हैं और R4 वेक्टर हैं जी, तो हमने स्केलर्स मालूम करने हैं ए बी एंड सी इफ R4 इज इक्वल टू AR1 प्लस BR2 प्लस CR3। अच्छा, अब आपके पास R4 R1 R2 और R3 की वैल्यू है, इसके अंदर पुट कर देंगे। R4 को एक साइड पे लिख लेंगे, R1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को B से मल्टीप्लाई और R3 को C से मल्टीप्लाई और सारे वेक्टर्स को ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक वेक्टर है, राइट हैंड साइड पे भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर्स आपस में कंपेयर तब जो इक्वल तब होते हैं जब उनके एक्स कंपोनेंट भी सेम हो, जब उनके वाई कंपोनेंट्स भी सेम हो और जब उनके जी कंपोनेंट भी सेम हो। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट को एक्स के इक्वल पुट कर दूंगा, वाई कंपोनेंट को वाई के इक्वल पुट कर दूंगा और जी कंपोनेंट को जी के इक्वल पुट कर दूंगा। ऐसा करने से ये होगा कि मेरे पास तीनों कंपोनेंट्स को आपस में कंपेयर कर लिया है, तो ये देखिए यहाँ पे इक्वेशंस बन गई हैं। तो ए बी सी को आपस में हम एक दूसरे के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करके ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल अलजेब्रा जो इक्वेशंस के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Find a unit vector parallel to the resultant of vectors R1 and R2। तो R1 और R2 के रिजल्टेंट आप लोगों ने एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है, तो मतलब R1 और R2 का रिजल्टेंट मालूम करेंगे पहले, यानी कि उन दोनों को ऐड करेंगे और रिजल्टेंट मालूम करने के बाद फिर उसका यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन मालूम करना है ना, तो फिर यूनिट वेक्टर उस रिजल्टेंट की मालूम करेंगे, यानी कि रिजल्टेंट के एक्स वाई और जी कंपोनेंट का स्केयर लेके सारे का स्केयर रूट ले लेंगे, तो वो उसका उस तरीके से यूनिट वेक्टर आ जाएगा जब उसको वेक्टर पे डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि इफ a इज इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस 4k, b इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 3k, c इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k। अच्छा, आपने यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पहले हमें इस वेक्टर की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। तो हम पहले इस वेक्टर की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी कि ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सी को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सारे वेक्टर्स को आपस में ऐड करने के बाद ये आर की वैल्यू आ गई। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमने जो इन तीनों की कंबाइंड वैल्यू है वो पहले मालूम करनी है, फिर उसका यूनिट
वेक्टर मालूम करना है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस, ये पोजीशन वेक्टर हैं पी क्यू एंड आर और एस के। ये ए पोजीशन वेक्टर पी का है, बी पोजीशन वेक्टर क्यू का है, 2a + 3b आर का है, और a - 2b एस का पोजीशन वेक्टर है। आपने मालूम करना है पी क्यू, तो क्यू में से पी के पोजीशन वेक्टर को, यानी कि वो सिंपल है कि एक दूसरे में से पोजीशन वेक्टर्स को माइनस करने हैं अब हमने। नेक्स्ट हमारे पास है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द वेक्टर्स 9ai + 7j - 9m के, ओके, ये kth कंपोनेंट जो है उसके साथ 9m है, हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तब होती है जब इनके x कंपोनेंट की रेशियो, y कंपोनेंट की रेशियो और z कंपोनेंट की रेशियो आपस में क्या हो, इक्वल हो। सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि वो पैरेलल होते हैं। तो 9/9, 7/-9, 9m/8, तो उनके एक्स वाई और जी कंपोनेंट की रेशियोज हमने सेम रख ली। 9/9 1 होता है, तो 7/9 को भी 1 रख लेंगे और m/2 को भी 1 रख लेंगे, और वहां से m और n की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। वहां से हम m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज 3 एजेस ऑफ अ यूनिट क्यूब थ्रू द रीजन O represents the vector I, J, K respectively. Write the diagonals expression for the vectors represented by diagonals के expression हमने राइट करने हैं। the diagonal of the cube through O, तो हमने एक तो diagonal फाइंड आउट करना है through O, और दूसरा diagonals of the three faces passes through O। अच्छा, अब इसके अंदर दो बड़ी अहम चीजें हैं। डायगोनल थ्रू ओ जो है वो उस पॉइंट तक आप लोगों के पास जाएगा, ओ पी जो होगा, जो जनरल पॉइंट है, ठीक है ना। और जो डायगोनल ऑफ द फेसेस की बात जब हो रही है, तो वो आप लोगों के पास जो है वो इस फेस का डायगोनल ओ एल होगा, दूसरे फेस का डायगोनल ओ एन होगा, तीसरे फेस का डायगोनल ओ एन। यानी कि यूं कह लें कि ये जो फेस उस प्लेन के साथ लग रहा है, इसका जो डायगोनल है वो आप लोगों को यूं मिलेगा, इस फेस का डायगोनल ये है। यानी कि आपके पास टोटल ये देखे ना, ये वाला जो फेस था आपके पास, तो इसका डायगोनल ओ एल। इसी तरह नीचे वाले फेस का जो डायगोनल है वो ओ एन होगा, और सामने वाले फेस का ओ एन होगा। तो डायगोनल ऑफ द फेसेस ओ एल, ओ एम, ओ एन बनते हैं, और डायगोनल ऑफ द क्यूब थ्रू ओ, ओ पी बनता है। और डायगोनल्स अगर अकेला कहा जाए तो फिर ए प्राइम, बी प्राइम, यानी कि ए एम, बी एल और एन सी, इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वो चीज बनती है। तो ये हमें इनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ द फेसेस की जब बात कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, डायगोनल थ्रू द ओरिजिन की बात कर रहा है तो उसका मतलब क्या है। और अगर हमें डायगोनल्स की बात करें, अकेले डायगोनल्स कहेगा, तो फिर ये याद रखें अकेले डायगोनल्स बनेंगे यहां से यहां तक, ओ एम, अपोजिट साइडों पे एल बी और एन सी, ये वो डायगोनल्स हैं। ओके, और अगर हमें डायगोनल ऑफ द फेसेस कहेगा तो फिर ओ एल, ओ एन और ओ एम बनेंगे। और अगर हमें डायगोनल थ्रू द ओरिजिन कहेगा किसी भी पॉइंट, जनरल पॉइंट तक, तो वो ये देखें ओ पी बनेगा, ये पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर 1 1 1 बनता है। तो इस हिसाब से पहले आपने वो वेक्टर मालूम करने हैं। डायगोनल ऑफ द फेस की जो बात कर, डायगोनल ऑफ द यूनिट क्यूब इज ओपी, तो ओपी है तो पी के पोजीशन वेक्टर में से ओ के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दें, तो वो आई जे के आ जाएगा। इसी तरीके से ओ एल, ओ एम और ओ एन मैंने आपको बता दिया कि डायगोनल ऑफ द फेसेस है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are A, B, C and show that the triangle is right triangle। कोई भी ट्राइंगल है ABC, इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये A, B और C दिया हुआ है। तो आपने जब पोजीशन वेक्टर निकालना है AB का, तो हम क्या करेंगे, B के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे, तो वो AB का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर हैं ए बी के, बी सी के और सी ए के, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, राइट ट्रायंगल बतानी है तो आपने तीनों के स्केयर्स लेके देखने हैं, और फिर कोई से दो का स्केयर्स का सम अगर तीसरे के इक्वल आ रहा है
तो पैथागोरस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है कि आपस में एक दूसरे के साथ जो एंगल है वो 90 का जरूर बना रहे होंगे या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास है जी फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 4i माइनस 3j प्लस k। ये एक वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन ये है। तो मैग्नीट्यूड सबसे पहले 4 स्क्वायर प्लस, बल्कि मैग्नीट्यूड दी हुई ना, डायरेक्शन इसकी है, तो डायरेक्शन इसकी है, तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ये यूज करनी है 5 और इसका यूनिट वेक्टर यूज करना है डायरेक्शन के लिए। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, इसको आर को आर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, और मैग्नीट्यूड के लिए एक ही मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। तो दोनों को मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा, जो न्यू वेक्टर है रिक्वायर्ड वेक्टर वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 5i प्लस 3j प्लस 2k। अच्छा, ये भी उसी तरीके से है कि मैग्नीट्यूड 2 यूज करेंगे और डायरेक्शन के लिए इस r का यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। तो जो न्यू वेक्टर होगा वो एक ही मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन कौन से की, r की। तो r की डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, r को r के मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें आपका न्यू रिजल्टिंग वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is that of vector I minus 3j plus 9k। यानी कि जो नया वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड वो होगी जो इस वेक्टर की है। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पहले निकालने क्या बनती है, वो बनती है हमारे पास, ये देखिए 91 का स्क्वायर रूट। अच्छा, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कौन सी लेनी है इसकी, तो इसकी मैग्नीट्यूड यूज करनी है और दूसरे की यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, तो दूसरे का यूनिट वेक्टर और पहले की मैग्नीट्यूड दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो फुल वेक्टर तब बनता है ना जब वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें, वेक्टर को उसकी डायरेक्शन से रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास पहले की मैग्नीट्यूड और दूसरे का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास न्यू रिजल्टिंग वेक्टर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी इफ वेक्टर्स 3i प्लस j माइनस के एंड लैम्डा और पैरेलल, पैरेलल में वही होगा कि आप इनके जो x y और z कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में करस्पॉन्डिंग रेशियोज ले लें और आपस में एक दूसरे के बराबर रख लें। तो इसमें लैम्डा है तो इसको इसके इक्वल पुट कर लें या दूसरे के इक्वल पुट कर लें, दोनों से आंसर सेम आएगा लैम्डा की वैल्यू। दूसरे में भी उसी तरीके से पैरेलल वाला ही केस दिया हुआ है। ओके, कोलिनियर हैं, कोलिनियर तब होते हैं जब एक वेक्टर को दूसरे के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सके। तो मल्टीपल के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकेगा, वैसे तो ये प्रोसीजर आप लोग कर सकते थे, a इज इक्वल टू लैम्डा बी लिख के लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, लेकिन उसने -2/3 से मल्टीप्लाई करवाया है b को, -2/3 को मल्टीप्लाई करवाने से a आ गया है। तो हम ये भी कर सकते थे या फिर डायरेक्ट यहाँ से अंदाजा लगाएं कि इसमें से 2 और इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से 2 a में से और b में से -3 कॉमन ले रहे हैं तो 2a इज इक्वल टू -3b, तो a इज इक्वल टू -2/3। तो ये भी आप लोग प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे वेज हैं, आप लोग जो चाहें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ द वेक्टर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड a 2a 3a मीट इन अ पॉइंट एंड देयर डायरेक्शंस आर अलोंग द डायगोनल ऑफ एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्यूब। तो a b और यानी कि एक वेक्टर जो है वो a है, b 2b है और 3 a 2a और 3 है और ये फेसेस ऑफ द क्यूब के अलोंग। तो मैंने अभी आपको बताया कि फेस ऑफ द क्यूब के अलोंग अगर हैं तो ये a वेक्टर है, ये 2 है और ये 3a है। तो फेसेस ये होते हैं, हमने अभी डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले। तो a वेक्टर क्या होगा, और a वेक्टर अगर जो आप लोगों के पास याद रखिएगा जो फेसेस होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाते हैं। तो जब वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आ जाएगा, कोसाइन अल्फा, ए कॉस अल्फा। तो ये आप लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट जो होता है किसी भी वेक्टर का हमारे पास आर, यानी कि आर अगर वेक्टर है तो आर का एक्स कंपोनेंट जो है ये उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें अगर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट निकालें म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तो उनमें से एक्स कंपोनेंट जो होता है अगर ए वेक्टर है तो ए कॉस थीटा होता है और वाई कंपोनेंट जो है वो ए साइन थीटा होता है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग उसने लिखे हैं। ए जो वेक्टर है वो इस फेस में है,
तो इसको जो साइडें लग रही हैं y और z, यानी कि इसको y एक्सिस और z, यानी कि इसको y एक्सिस और z एक्सिस लग रहा है, तो इसका y और z वाले यूनिट वेक्टर्स होंगे। 2a जो है, 2a जिस फेस में है उसको z और x लग रहा है, यानी कि वो एक्स जी प्लेन के अंदर है, तो उसके x और z वाले कंपोनेंट होंगे। और तीसरा जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो उसके x और y वाले यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो ये हमने a 2a और 3a वेक्टर्स निकाल लिए हैं। फिर इन तीनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के तीनों को ऐड करेंगे और उनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, डायरेक्शन को साइन ऑफ द रिजल्टेंट निकालने हैं, तो हर कंपोनेंट को, ये जो कंपोनेंट आए थे 5a/2 स्क्वायर रूट, हर कंपोनेंट को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें, तो ये डायरेक्शन को साइन ऑफ द रिजल्टेंट आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द एंगल विच द वेक्टर ए मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपने एंगल्स बताने हैं, ए जो है जो तीनों एक्सिस के साथ बनाता है, तो उसका एंगल मालूम करने का तरीका ये होता है, डायरेक्शन को साइंस जो होते हैं ना वो मालूम करेंगे, कि इसकी मैग्नीट्यूड लेके हर कंपोनेंट पे डिवाइड कर दें। 3/7 cos अल्फा होगा, -6/7 cos बीटा होगा, 2/7 cos गामा। तो अल्फा कैसे आएगा, इसका cos इनवर्स ले लें, बीटा कैसे आएगा, दूसरे का cos इनवर्स ले लें, गैमा कैसे आएगा, तीसरे का cos इनवर्स ले लें, या दो की वैल्यू मालूम करके 180 में से माइनस कर दें तो तीसरी की वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती है। Prove that the sum of the three vectors determined by the diagonal of the three faces of a cube passing through the same corner, the vector being directed from the corner is twice the vector determined by the diagonal of the cube passing through the corner। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ कंडीशंस हैं एक्स्ट्रा इम्पोज की गई हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरह हम जनरल डायगोनल लेते थे ए बी सी वाला, उसके बजाय अब पहले जो हमने लिया हुआ था क्यूब, उसमें आई जे के यूनिट वेक्टर्स थे और 1 0 0 0 1 1 इस टाइप के एलिमेंट्स लिए थे। अब हमने इसकी जो लेंथ्स हैं वो ए हैं, डायगोनल यानी कि जो फेसेस हैं इसके, इसकी लेंथ यहाँ पर उसने दी होगी। ओके, ये एज्यूम की है कि लेंथ इसकी ए है तमाम के लिए हमने, ओके, ए एज्यूम कर ली। हमने क्या प्रूव करना है, sum of three vectors determined by the diagonal of the three faces of the cube। थ्री फेसेस ऑफ द क्यूब कौन कौन से बनेंगे, ओ एल बनेगा, ओ एम बनेगा और ओ एन बनेगा। तो ओ एल, ओ एम, ओ एन, इन तीनों का सम क्या है, passing through the same corner, the vector being directed from the corner is twice that vector determined by the diagonal of the cube। और इन तीनों डायगोनल ऑफ द फेसेस का से जो वेक्टर आएगा वो डायगोनल ऑफ द क्यूब का डबल है, यानी कि ओ पी का डबल होगा। तो हम बस ओ एल, ओ एम, ओ एन निकालेंगे पहले, और उन तीनों को ऐड करने के बाद ओ पी की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ओ पी को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि ट्वाइस की बात की हुई है। उसके बाद ये डायरेक्शन को साइंस ही निकालने हैं, ए और बी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, पहले ए बी वेक्टर निकाल लेंगे जिसको सिंपल वेक्टर ए का नाम दे दिया। तो अब इसके डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकाल के हर कंपोनेंट पे डिवाइड कर दें तो डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने कोलिनियर प्रूव करना है, तो ए बी और ए सी, इनके दोनों वेक्टर्स ए बी और सी पॉइंट से ए बी और ए सी वेक्टर निकालें, और अगर इनमें किसी एक वेक्टर में से कुछ कॉमन लेके या मल्टीप्लाई करके दूसरा वेक्टर आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन लेके आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे का मल्टीपल हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के दोनों जो तमाम पॉइंट्स हैं वो बेसिकली कोलिनियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ xa minus 5b is equal to 3a plus yb where a and b are collinear vectors। कोलिनियर वेक्टर्स तब होते हैं जब यूं कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का मल्टीपल हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल तभी होंगे जब आप लोग ए कंपोनेंट को ए के इक्वल और बी कंपोनेंट को बी के इक्वल इक्वेट करवा दें, तो आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी। फॉर विच कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन द वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर रख के आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो वो कंडीशन आ जाएगी जब ये हमारे पास क्या होंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए। तो ये हमारे पास इसी के साथ ही जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।